सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में दृष्टि क्विक बुक का लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंध। अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में केंद्रीय एवं राज्य सेवाओं के अतिरिक्त एक अन्य सेवा वर्ग भी है जिसे अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चयन व प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सेवाओं के अधीन कार्य करते हैं। राज्य सरकार के अधीन कार्य करते समय उन पर तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है, परंतु अंतिम नियंत्रण केंद्र का ही बना रहता है। 1966 में भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। वर्तमान समय में 3 अखिल भारतीय सेवाएं अस्तित्व में हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। नेक्स्ट है, उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार को राज्यों को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करती है और यही कारण है कि कई राज्य इन सेवाओं को समाप्त करने या इन पर राज्यों का नियंत्रण बढ़ाने के पक्ष में केंद्र पर दबाव डालते रहते हैं। अन्य संवैधानिक प्रावधान। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है एवं राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करता है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से निवेदन करने पर संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त भर्ती जैसी परीक्षाएं भी आयोजित कर सकता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधानेतर प्रावधान। ऐसे सलाहकारी निकायों जो केंद्र तथा राज्यों के समन्वय को बढ़ाने का प्रयास करते हैं एवं ऐसे निकायों का उल्लेख संविधान में नहीं होता है, उसमें अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी ही करता है, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद व क्षेत्रीय परिषद इत्यादि। विभिन्न प्रकार के सम्मेलन जैसे राज्यपाल का सम्मेलन, मुख्यमंत्री का सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल का राष्ट्रपति द्वारा और गृह मंत्री का केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा और प्रमुख सचिवों का सम्मेलन कैबिनेट सचिव द्वारा किया जाता है। आपातकाल में प्रशासनिक संबंध। 352 इस अनुच्छेद के तहत उद्घोषणा होने पर केंद्र सरकार को यह शक्ति हासिल हो जाती है कि वह किसी भी विषय पर राज्य सरकार को निर्देश दे सके। ऐसे में राज्य सरकार के लिए यह जरूरी होता है कि वह केंद्र सरकार के प्रत्येक निर्देश का पालन करे। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356। इस अनुच्छेद के तहत यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्यापात की घोषणा की गई है तो उस राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है
एवं राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक शक्तियाँ केंद्र के हाथों में आ जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या तो स्वयं निर्देश देकर राज्य का प्रशासन चलाता है या वह राज्यपाल अथवा किसी अन्य कार्यकारी अधिकारी को राज्य का प्रशासनिक कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है। अनुच्छेद 366। इस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति राज्य सरकार को अपने सभी या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती करने का निर्देश दे सकता है, जिसे मानना राज्य सरकार के लिए आवश्यक होता है। ऐसे ही निर्देश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों के संबंध में भी दिया जाता है। नेक्स्ट है केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध। भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 268 से 293 तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन किया गया है। यह विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। वित्त आयोग के सुझाव पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग अस्तित्व में है, जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। नेक्स्ट है राजस्व शक्तियों का आवंटन। संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राजस्व का स्वतंत्र स्रोत प्रदान करता है। केंद्र और राज्य की आवंटित शक्तियों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है। संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर कर लगाने की अन्य शक्ति है। राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने की अन्य शक्ति है। संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार है। दोनों ही कर लगा सकते हैं, राज्य भी, राज्य विधायिका भी और संसद भी। संसद के पास अवशिष्ट विषयों से संबंधित मामलों पर कर लगाने की अन्य शक्ति है। कराधान शक्तियाँ, इसका प्रावधान 7वीं अनुसूची की विभिन्न सूचियों में किया गया है। 7वीं अनुसूची संघ सूची के कर, इसमें कृषि कर है और सीमा शुल्क है, वही तंबाकू, अल्कोहल, लीकर आदि पर उत्पाद शुल्क, निगम कर, व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों व पूंजी पर कर, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क, रेल पर समुद्र वायु मार्ग ले जाने वाले माल यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों व माल भाड़ों पर कर, स्टॉक एक्सचेंजों तथा वायदों बाजारों की आर्थिक गतिविधियों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर, विनिमय पत्रों, चेकों, वचन पत्रों, साख पत्रों, बीमा पॉलिसियों तथा शेयरों के हस्तांतरण व प्राप्तियों के संबंध में स्टाम्प शुल्क, समाचार पत्रों के क्रय या विक्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, सेवाओं पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न माल के अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले क्रय तथा विक्रय पर कर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर। उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, परंतु इसमें न्यायालय में लिया जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है। ये राज्य सूची के कर है। भू राजस्व का निर्धारण, संग्रहण, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क, कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क, भूमि भवनों पर कर, संसद की विधियों के अधीन रहते हुए खनिज संबंधी अधिकारों पर कर, राज्यों में निर्मित या उत्पादित अल्कोहल लीकर पर कर, अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिकारी शुल्क, किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर,
समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर, विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय तथा विक्रय पर कर, सड़कों पर, जलमार्गों पर सड़कों के उपयोग योग्य वाहनों पर कर, जीव जंतुओं पर, नौकाओं पर, पथकर पर, व्यक्तियों, व्यापारियों, आजीविकाओं, नियोजन पर कर, विलास वस्तुओं पर, मनोरंजन पर शर्त लगाना, जुआ शामिल है। संघ सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के संबंध में स्टाम्प शुल्क, उपयुक्त विषयों से संबंधित शुल्क, किंतु इनमें किसी न्यायालय में लिए जाने वाले शुल्क शामिल नहीं है। इसमें भी न्यायालय के जो शुल्क वो शामिल नहीं है। समवर्ती सूची के कर, न्यायिक स्टाम्पों से भिन्न स्टाम्प शुल्क, समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित शुल्क, परंतु इसमें किसी न्यायालय द्वारा लिए जाने वाला का शुल्क शामिल नहीं है। तीनों में नहीं है, तीनों में शामिल नहीं है। ध्यातव्य है कि भारत सरकार द्वारा भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के लिए एक नया अप्रत्यक्ष कर लाया गया है, जिसे वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी के नाम से जाना जाता है। जीएसटी विनिर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है। केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर इसमें अग्रलिखित करों को शामिल किया गया है। ये जीएसटी है केंद्र स्तर पर शामिल कर और ये राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और इसमें राज्य वैट, उत्पादन शुल्क और इसमें केंद्रीय बिक्री कर, अतिरिक्त शुल्क विलासिता कर, अतिरिक्त उत्पाद इसमें क्रय कर। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क इसमें मनोरंजन, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विज्ञापनों पर कर, अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क और सेवा कर और अधिभार उपकर। इसमें क्या है, लॉटरी है, सट्टेबाजी, जुए पर कर और राज्य अधिभार एवं उपकर है। नेक्स्ट 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006। नए प्रावधान। जीएसटी आने के पश्चात कुछ अनुच्छेदों को जो संविधान में निर्दिष्ट है संशोधित किया गया है और कुछ नए अनुच्छेद जोड़े भी गए हैं। अनुच्छेद 246 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि संसद को जीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा और राज्यों को एसजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। 248 में बताया गया कि कौन से विधानमंडल के पास कौन से अधिकार होंगे। अनुच्छेद 246 से 248 तीनों सूचियों से संबंधित है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची से। अनुच्छेद 268 पहले सेवा कर का प्रावधान करता था, अब यह अनुच्छेद संविधान से समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 269 इसके तहत पहले जो अंतर्राज्यीय लेन देन होता था उस पर कर केंद्र लेता था, परंतु उसे राज्यों में बांट दिया जाता था। अनुच्छेद 269 में अब एक नया अनुच्छेद 269 आईजीएसटी का प्रावधान किया गया है। यह अंतर्राज्यीय लेन देन पर लगता है। अब अगर वस्तु का बाहर से आयात होगा तो वहाँ सीमा शुल्क के साथ साथ आईजीएसटी भी लगेगा। 1 जुलाई 2017 के बाद से जो भी वस्तुएं आयातित होगी वे अंततः जिस राज्य में उपभोग होगी उस राज्य को उसके आयात पर आईजीएसटी का आधा हिस्सा भी मिलेगा। इस प्रकार पहली बार राज्यों को आयात में से कुछ हिस्सा मिलेगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र पर भी आईजीएसटी ही लगेगा। अनुच्छेद 270 के तहत जो कर केंद्र लगाता था वसूलता था उसके बाद इसे राज्यों में बांट दिया जाता था। अब साथ में जीएसटी से जो राजस्व एकत्रित होगा उसमें अर्थात जीएसटी और आईजीएसटी में केंद्र का जो आधा हिस्सा है यह कर भी विभाज्य पूल का हिस्सा बनेगा और वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाएगा।
नेक्स्ट है 271। इसमें दो बातें समाहित है, अधिभार और उपकर। इससे संबंधित केंद्र सरकार के पास विशेष उपाय थे। केंद्र का कर संग्रहण कम होने पर केंद्र अनुच्छेद 269 और 70 में जो कर प्रावधान था उन पर अधिभार उपकर लगा सकता था, जिनमें जो भी कर केंद्र लगाता था उसका सारा पैसा केंद्र को मिलता था तथा राज्यों को कोई पैसा नहीं मिलता था। लेकिन अब इससे जो भी कर राजस्व प्राप्त होगा अब वह वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार राज्यों तथा केंद्र में बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट है राज्यों की कराधान शक्तियों पर नियंत्रण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276, 286 और 287 तथा 288 में ऐसे नियंत्रण लगाए गए हैं ताकि केंद्र राज्य संबंधों में तथा विभिन्न राज्यों के संबंध में तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। अनुच्छेद 276 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्य में सूची प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं तथा नियोजनों पर कर लगा सकता है। अनुच्छेद 286 के अनुसार राज्य की विधायिका समाचार पत्रों के अलावा शेष वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर कर लगा सकती है, पर इस संबंध में उसे निम्नलिखित सीमाओं का पालन करना होगा। राज्य के बाहर होने वाले क्रय विक्रय पर कर नहीं लगा सकता। भारत में आयात या निर्यात की स्थिति में कर नहीं लगा सकता। संसद द्वारा किसी वस्तु को विधि द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की वस्तु घोषित किए जाने पर। अनुच्छेद 366 में दिए गए विषयों पर भी यही शर्त लागू होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 287 में यह प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगा सकती है, किंतु दो मामलों में ऐसा नहीं कर सकता। यदि विद्युत भारत सरकार द्वारा उपयोग की जा रही हो, किसी रेलवे निर्माण रख रखाव आदि के लिए भारत सरकार या रेलवे कंपनी द्वारा उपयोग किया जा रहा हो। अनुच्छेद 288 में बताया गया है कि यदि संसद की विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के विनियमन या विकास के लिए गठित प्राधिकरण द्वारा जल विद्युत का संचयन, उत्पादन, उपभोग, वितरण या विक्रय किया जाता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा उस पर करों का अधिरोपण किया जा सकेगा, परंतु ऐसी विधि तभी प्रभावी होगी जब राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे दे। कर राजस्व का वितरण। संघ सूची के करों से प्राप्त होने वाला संपूर्ण राजस्व केंद्र का नहीं होता, बल्कि उसमें राज्यों की हिस्सेदारी भी होती है। 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 पारित होने के पहले दो ही ऐसे कर थे जिन्हें केंद्र एवं राज्यों के मध्य बांटा गया था, एक आयकर और दूसरा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। 80वें संविधान संशोधन द्वारा जहां अनुच्छेद 270 की भाषा पूरी तरह बदल गई, तो वहीं यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 268 तथा 269 में वर्णित करों तथा 271 में वर्णित अधिभारों को छोड़कर संघ सूची में निर्दिष्ट सभी करों तथा शुल्कों को केंद्र तथा राज्यों में बांटा जाएगा। वितरण का नया फॉर्मूला हस्तांतरण की वैकल्पिक योजना कहलाता है। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से एक नया अनुच्छेद 268 क जोड़ा गया तथा सेवा कर को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। वर्तमान में संघ सूची के विभिन्न करों के राजस्व का वितरण केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा एकत्रित तथा प्रयुक्त किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे करों का अधिरोपण संसद की विधि द्वारा किया जाता है, परंतु राज्यों को अपने राज्य क्षेत्र में इन करों को स्वयं एकत्रित व प्रयुक्त करने का संवैधानिक हक प्राप्त है। इन करों से प्राप्त होने वाली राशि सीधे ही राज्यों का हिस्सा बन जाती है, भारत की संचित निधि में शामिल नहीं होती है। संघ राज्य क्षेत्र में एकत्रित होने वाली राशि पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। वर्तमान में
इस सूची में 2 कर शामिल है, संघ सूची में वर्णित स्टाम्प शुल्क और संघ सूची में वर्णित औषधियों तथा प्रसाधनों उत्पादों जिनमें अल्कोहल एवं नारकोटिक्स शामिल है। अल्कोहल एवं नारकोटिक्स शामिल है पर लिया जाने वाला उत्पाद शुल्क। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले कर। केंद्र तथा राज्यों द्वारा एकत्रित एवं प्रयोग किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 268 क से संबंधित इस सूची में सिर्फ सेवा कर शामिल है जिसका अधिरोपण संसद द्वारा किया जाता है। संविधान इस कर के संग्रहण तथा राशि के प्रयोग में केंद्र एवं राज्यों को हिस्सेदारी प्रदान करता है, किंतु इसे एकत्रित एवं बंटवारा किए जाने की व्यवस्था संसद विधि द्वारा करती है। वर्तमान में केंद्र स्वयं इस कर का संग्रहण करती है एवं इसकी प्राप्तियों को केंद्र व राज्यों में बांटा जाता है। केंद्र द्वारा लगाए जाने तथा एकत्रित किए जाने वाले परंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 से संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को संसद द्वारा निर्धारित रीति से राज्यों में बांट दिया जाता है। ये राशि भी भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं बनती, सीधे राज्यों को सौंप दी जाती है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 2 कर शामिल है। समाचार पत्रों को छोड़कर शेष वस्तुओं के अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले क्रय विक्रय पर कर। माल सामान के अंतर्राज्यीय पारेषण पर कर। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले एकत्रित किए जाने वाले किंतु केंद्र तथा राज्यों में बांटे जाने वाले कर। ऐसे करों की चर्चा अनुच्छेद 270 में की गई है और 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के बाद अनुच्छेद 270 में नई व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार 3 अपवादों को छोड़कर संघ सूची के सभी कर केंद्र व राज्यों में विभाजित होते हैं। और वे 3 कर कौन से हैं? अनुच्छेद 268 क व 269 में निर्दिष्ट सभी कर। अनुच्छेद 270 के तहत किसी कर या शुल्क पर लगाए जाने वाले अधिभार। संसद की किसी विधि द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए अधिरोपित कोई उपकर, इसके वितरण का फैसला वित्त आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्र के प्रयोजन के लिए अधिभार। इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 271 के अधीन है। अनुच्छेद 271 में प्रावधान किया गया है कि संसद अनुच्छेद 269 तथा 70 में निर्दिष्ट करों में से किसी या किन्हीं पर केंद्र सरकार के प्रयोजनों के लिए अधिभार लगा सकेगा एवं ऐसे अधिभारों की संपूर्ण प्राप्तियां भारत की संचित निधि का हिस्सा बनेगी। संसद द्वारा अधिभार अनुच्छेद 268 तथा अनुच्छेद 268 क में वर्णित करों पर नहीं लगाया जा सकता। जैसे वर्तमान में सेवा कर पर 2 तरह के उपकर लागू है परंतु अधिभार नहीं, जबकि आयकर तथा कुछ अन्य करों पर संसद ने अधिभार लगाया हुआ है। अधिभार तथा उपकर में अंतर। उपकर किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही लगाया जाता है, जबकि अधिभार के लिए विशेष उद्देश्य आवश्यक नहीं है। अधिभार की प्राप्तियां सामान्य राजस्व की तरह सीधे भारत की संचित निधि में चली जाती है, जबकि उपकर की राशि एक निश्चित मद से जुड़ी होती है। दोनों में समानता यह है कि दोनों संसद की विधियों द्वारा आरोपित होते हैं एवं दोनों की प्राप्तियों में राज्यों का कोई हिस्सा नहीं होता। गैर कर राजस्व का वितरण। इसका वितरण भी 7वीं अनुसूची के आधार पर होता है। इसमें मुख्यतः उन फीसों, लाभों, जुर्मानों तथा बिलों की प्राप्तियों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले उपक्रमों या निगमों
उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं इत्यादि से है। केंद्र की गैर कर राजस्व आय के प्रमुख स्रोतों में डाक तार, संचार व प्रसारण, बैंकिंग, रेलवे, सिक्के, मुद्रा, केंद्र के सार्वजनिक उपक्रम आदि है। राज्यों की गैर कर राजस्व आय के स्रोत में सिंचाई, वन, मत्स्य पालन तथा राज्य के सार्वजनिक उपक्रम आते हैं। अनुदान। विभिन्न प्रकार के अनुदानों की व्यवस्था मुख्यतः अनुच्छेद 275 तथा अनुच्छेद 282 में की गई है। इन अनुदानों को प्राय 3 भागों में विभाजित किया गया है: विधिक अनुदान, विवेकाधीन और अन्य अनुदान। विधिक अनुदान। संविधान के अनुच्छेद 275 1 के अनुसार ये अनुदान केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को दिए जाते हैं। संसद यह तय करती है कि ऐसे सहायता अनुदानों की जरूरत किन राज्यों को है और उन्हें कितनी राशि दिए जाने का औचित्य है। जो राशि संसद विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित करती है वह प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होती है। अनुच्छेद 275 के परंतुक में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में विधिक अनुदानों की विशेष व्यवस्था के अनुसार यदि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहमति या अनुमोदन से ऐसी विकास योजनाएं जो जनजातियों के कल्याण में सहायक हो या राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर राज्य के शेष क्षेत्रों के स्तर तक उन्नत हो सके तो केंद्र सरकार ऐसी योजनाओं के खर्चों के लिए पूंजीगत तथा आवर्ती राशियां संचित निधि से ही प्रदान करेगी। और यही प्रावधान अलग परंतुक में असम के संबंध में कुछ विशिष्ट उपबंधों के साथ किया गया है। विवेकाधीन अनुदान। संविधान के अनुच्छेद 282 के अनुसार ऐसे अनुदान देने की शक्ति केंद्र के साथ साथ राज्यों के पास भी है एवं ऐसे अनुदान का प्रयोग सिर्फ लोक प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। केंद्र व राज्य सरकारें विवेकाधीन अनुदान उन विषयों पर भी दे सकती है जिन पर विधि बनाने या प्रशासन की शक्ति उनके पास नहीं है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। सामान्य योजनागत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इस अनुदान का प्रयोग किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मनरेगा, पोलियो उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कार्यक्रम। नेक्स्ट है अन्य अनुदान। अनुच्छेद 273 से संबंधित यह एक विशेष व्यवस्था थी जो सिर्फ 10 वर्ष के लिए की गई थी। इसमें प्रावधान था कि असम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल को जूट तथा जूट उत्पादों पर मिलने वाले निर्यात शुल्क का कोई हिस्सा देने की बजाय सहायता अनुदान की कोई निश्चित राशि दी जाएगी तथा उस राशि को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में रखा जाएगा। नीति आयोग। केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंधों को वित्त आयोग जितना प्रभावित करता है उससे कहीं अधिक नीति आयोग करता है। यह संस्था न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक, अर्थात इसकी चर्चा न तो संविधान में है और न ही इसका गठन किसी अधिनियम के माध्यम से हुआ है। यह आयोग केंद्र तथा राज्य स्तरों पर सरकार की नीति के प्रमुख कारणों के संबंध में महत्वपूर्ण एवं तकनीक परामर्श उपलब्ध कराता है। वित्त आयोग एवं नीति आयोग की विस्तृत चर्चा अध्याय 19 में की गई है। आपातकाल में वित्तीय संबंध। आपातकाल की उद्घोषणा होते ही केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंध बदल जाते हैं। इसे निम्नलिखित तरीके से आसानी से समझा जा सकता है। अनुच्छेद 352। आपात की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति को अनुच्छेद 354 में वर्णित यह शक्ति हासिल हो जाती है कि वह केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व वितरण से संबंध उपबंध में संशोधन कर सके। 268 से 279।
ऐसे संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपात की उद्घोषणा समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 356। यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई है तो राज्य सरकार एवं विधानमंडल के समस्त कर्तव्यों के नियंत्रण में आ जाते हैं। राज्य का बजट भी या तो संसद खुद पारित करती है अथवा अपने प्राधिकार के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति देती है कि वह बजट संबंधी फैसले ले सके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360। देश या देश के किसी भाग में वित्तीय आपात उद्घोषणा के दौरान केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध निम्न प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं। केंद्र राज्य को वित्तीय औचित्य से संबंधित सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है। केंद्र राज्य सरकार से अपेक्षा करता है कि वह किसी किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कटौती करे। और राष्ट्रपति राज्यपाल की निर्देशित कर सकता है कि विधानमंडल से पारित होने वाले सभी धन विधेयकों तथा अनुच्छेद 207 से जुड़े सभी विधेयकों को उसके विचार के लिए आरक्षित करे।